प्रॉफिट पैसा नहीं होता और ऐसे ही पैसा प्रॉफिट नहीं होता। काफ़ी अलग स्टेटमेंट्स मालूम होते हैं ये, लेकिन सिर्फ टर्नओवर है और प्रॉफिट्स है तो खुश मत होइए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा भी है, और सिर्फ आपके बिज़नेस में अगर पैसा है, फंड्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल है। ये सब जानने के लिए देखते रहिए ये वीडियो। वेलकम टू फिनोदा। आई एम CA महेंद्र चतुर्मुथा। पहले सबसे हम जानेंगे कि प्रॉफिट और कैश फ्लो में फ़र्क क्या है, तभी हम समझ पाएंगे कि पैसा प्रॉफिट क्यों नहीं होता और प्रॉफिट पैसा क्यों नहीं होता। हमारी फिनोदा रिसर्च टीम ने काफ़ी बिजनेस मॉडल्स का स्टडी किया, उनके बिजनेस मॉडल्स का रिसर्च किया, उनका कैश फ्लोज कैसे होते हैं, प्रॉफिट्स कैसे होते हैं और इनका लिंकिंग कैसे हो सकता है और इसका अर्थ क्या होता है। अलग अलग प्रॉफिट और जो कैश फ्लो है, इसके जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो कॉम्बिनेशंस के हिसाब से वो बिज़नेस क्या है, वो बिज़नेस मॉडल किस तरह का है, उसमें रिस्क क्या है, उसमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए, इसका काफ़ी स्टडी किया और हम लोग एक मैट्रिक्स पे आए हैं। ये जो मैट्रिक्स है ये आपको उस बिज़नेस मॉडल को स्टडी करने के लिए हेल्प करेगा, और ये सिर्फ आपके बिज़नेस में ही नहीं हेल्प करेगा, ये आपको कहीं इन्वेस्ट करना हो, कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना हो, आपको कोई एंजल फंडिंग करना हो, आपको कोई वेंचर कैपिटलिस्ट बनना हो, तो भी बिजनेसेस के मॉडल स्टडी करने के लिए ये मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने स्टडी किया है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का भी स्टडी किया है, ट्रेडिंग कंपनीज़ का भी स्टडी किया है, होलसेलर्स का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, फिर जो प्रोफेशनल कंपनीज़ है, सर्विस कंपनीज़ है, सबका स्टडी करके हम जो मैट्रिक्स पे आए हैं। ये मैट्रिक्स के बेसिकली 4 पिलर्स है। पहला पिलर है प्रॉफिट, दूसरा पिलर है लॉस, तीसरा पिलर है कैश फ्लो पॉजिटिव एंड चौथा पिलर है कैश फ्लो नेगेटिव। ये चारों जो पिलर्स है इनको हम लोग मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ये एक हिस्सा हो गया, और कैश फ्लो नेगेटिव एंड कैश फ्लो पॉजिटिव ये एक हिस्सा हो गया। अब ये चारों को जब आपस में हम लोग मिक्स करेंगे, ये जब मैट्रिक्स में हम लोग सेट करेंगे, तो अलग अलग टाइप के बिजनेस मॉडल्स आपको देखने मिलेंगे। ये मैट्रिक्स आज तक आपने कहीं देखा नहीं होगा, हमारा ये दावा है। ये बहुत ही नया कंसेप्ट है। इसके बारे में जानने के लिए और बहुत आसानी से आप बिजनेसेस को समझ सकते हो, उनके रिस्क समझ सकते हो, प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए वो समझ सकते हो। ये जानने के लिए वीडियो देखिए अंत तक। आइए पहले जानते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। वो समझने के लिए हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 साइड्स होती है। राइट हैंड साइड में जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको बोलते हैं डेबिट साइड। तो जो क्रेडिट साइड है उसको रेवेन्यू साइड भी बोलते हैं। उसमें क्या क्या आइटम्स आएंगे? आपका सेल्स आएगा, अदर इनकम आएगा। मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कुछ आपका स्क्रैप निकलता होगा, वो आप बेचते हो, वो अदर इनकम में आएगा। फिर जो डेबिट साइड है, मतलब एक्सपेंस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, उसमें क्या क्या आएगा? आपका परचेस आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे, जो परचेस करने के लिए जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ परचेस कमीशन दिया होगा, या हो सकता है आपको फ्रेट लगा होगा। ये सब परचेस के नीचे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। उसके बाद में आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सभी एक्सपेंसेस आएंगे कि आपके सेल्स के कमीशंस आएंगे, ट्रैवलिंग आएगा, स्टेशनरी आएगा, इंटरेस्ट आएगा, डिप्रिसिएशन आएगा। जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। और जो स्टॉक है आपका, इसका जो डिफरेंस है, अगर आपका स्टॉक बड़ा है ईयर एंड में, तो वो आपका क्रेडिट में नेट इफेक्ट आएगा उसका। मतलब ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है। अगर ओपनिंग से क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है तो उसका नेट इफेक्ट क्रेडिट रहेगा, और अगर ओपनिंग से क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ है तो नेट इफेक्ट उसका डेबिट में आएगा। तो ये सब क्रेडिट माइनस डेबिट आप करेंगे तो जो अल्टीमेट फिगर मिलेगा वो एक तो प्रॉफिट होगा, और अगर आपका डेबिट साइड हैवी रहेगा तो वो लॉस होगा। तो ये समझ लिया हमने कि प्रॉफिट क्या होता है। अभी आइए हम समझते हैं कि कैश फ्लो क्या होता है। ऐसे ही कैश फ्लो समझने के लिए हम आते हैं बैलेंस शीट की तरफ, क्योंकि कैश फ्लो समझने के लिए बैलेंस शीट समझना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट में भी 2 साइड्स होते हैं। जो राइट हैंड साइड होती है उसको बोलेंगे एसेट साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो उसको बोलेंगे लायबिलिटी साइड। जो एसेट साइड है वो जैसी बढ़ती है या जैसी क्रिएट होती है उसमें आपका कैश लगता है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ प्लांट मशीनरी खरीदा तो ऑब्वियसली आपका कैश गया। कैश मतलब बैंक से फंड्स भी जा सकते हैं, तो कैश या बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो तो हम उसको कैश फ्लो ही नाम देते हैं। तो जब आप कुछ मशीनरी खरीद रहे हो, या आपका स्टॉक बढ़ रहा है, या आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं, तो ये सब एसेट साइड बढ़ रही है। ये बढ़ रहा है मतलब आपके फंड्स लग रहे हैं, आपका कैश जा रहा है। वैसे ही जब
लायबिलिटी साइड बढ़ती है, मतलब आप कोई लोन लेते हो, आप कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास में फंड्स आते हैं, कैश आती है, तो उससे कैश आपका बढ़ता है, लेकिन लायबिलिटीज़ भी बढ़ती है। ऐसा हो गया कि जो एसेट्स है वो जितनी बढ़ेगी उतना आपका कैश कम होगा, और लायबिलिटीज़ जितनी बढ़ेगी उतना आपका कैश बढ़ते बढ़ते जाएगा। अब क्या क्या आइटम्स आते हैं एसेट साइड में? पहले आता है एसेट्स में लैंड आती है, लैंड के बाद में आते हैं दूसरे फिक्स एसेट्स, जैसे आपका कोई प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिक्सचर हो गया, कार हो गई, मे बी कंप्यूटर्स हो गए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गए, ये सब आपके एसेट्स में आएंगे। तीसरा आइटम जो हम देख रहे हैं सामने वो आते हैं कि डिपॉजिट्स आप जब देते हो, जब आप कोई फ्रेंचाइजी लेते हो या मे बी और किसी चीज़ के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट देते हो, तो ये सब डिपॉजिट्स आप अलग अलग चीज़ों के लिए देते हो, तभी भी आपके फंड्स बाहर जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है कोई सप्लायर्स रहते हैं, उसको आपको एडवांस देना पड़ता है, वो भी आपका एसेट साइड में आएगा। स्टॉक्स आपका बढ़ता है, स्टॉक्स रहते हैं बिजनेस में रखना पड़ता है, वो भी आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आएगा। डेटर्स बढ़ेंगे तो वो भी आपका कैश जा रहा है, फंड्स जा रहे हैं, एंड फिर बचता है आपका कैश बैलेंस। वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो लायबिलिटीज़ जब आपका बढ़ता है तो हम नीचे से शुरुआत करते हैं कि ओवरड्राफ्ट आप बैंक से लेते हो तो आपको फंड्स मिलते हैं, कैश मिलती है, तो आपके कैश एंड फंड्स बैलेंस में इजाफा होता है। क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, मतलब आपने मटेरियल तो खरीदा है लेकिन आपके क्रेडिटर्स बढ़े हैं, मतलब आपका मटेरियल का आपका पेमेंट हुआ नहीं है, आपका इनडायरेक्टली आपको वो पैसे यूज़ करने मिले, वो फंड्स आपको यूज़ करने मिले। कस्टमर से आपको एडवांस मिलते हैं तो अगेन आपके पास में फंड्स आ गया। डिपॉजिट्स आपने लिए होंगे, जैसे आप कभी डिपॉजिट देते हो तो आप किसी से डिपॉजिट लेते भी हो, लोन्स आपने लिए होंगे बैंक से या कहीं से। और सबसे पहला आइटम है, सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है, वो है कैपिटल। कैपिटल मतलब जो आप पूंजी लगाते हो बिजनेस में, और हर साल ये पूंजी आपकी एक तो कम होती है या बढ़ती है। कैसे? कि जो प्रॉफिट आपके बिजनेस में हर साल होता है वो पूरा का पूरा आप घर पे लेके जाते तो नहीं हो, तो जो प्रॉफिट बढ़ता है हर साल आपके बिजनेस में, वो आप बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट करते हो, कुछ उसमें से अमाउंट आप खुद निकालते हो खर्चे के लिए, वो उसमें से माइनस होगा। तो कैपिटल जो भी डिफरेंस रहेगा पिछले साल से इस साल का कैपिटल में जो डिफरेंस रहेगा, वो नॉर्मली अगर बढ़ता है तो वो भी लायबिलिटी बढ़ती है, मतलब वो भी फंड्स आपका बिजनेस में आया है। तो जो प्रॉफिट है इनडायरेक्टली इस साल का, वो एक लायबिलिटी करके आपके कैपिटल में ऐड होता है। तो जो लेफ्ट हैंड के आइटम्स है वो सब आपका कैश बढ़ाते हैं, राइट हैंड के साइड आइटम्स है वो सब आपका कैश कम करते हैं। तो ये हो गया कैश फ्लो। तो हमने जाना कि नेट प्रॉफिट क्या होता है और कैश फ्लो क्या होता है। अब ये दोनों का हम लिंक समझेंगे। हमने ये दोनों का जो बेस समझा वो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के ज़रिए समझा। बहुत ही समराइज पिक्चर हमने आपको दिया है प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट का, और ये समझ लीजिए कि हमने बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस बैलेंस शीट की बात की है, और बहुत ही समराइज पिक्चर इसलिए दिया है कि हम आसानी से समझ सके उसको। अब हम दोनों को लिंक करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट एंड कैश फ्लो में लिंक क्या है, क्योंकि ये लिंक समझेंगे तो ही हमको बिजनेसेस के मॉडल्स किस तरह के होते हैं कैश फ्लो के और नेट प्रॉफिट के हिसाब से, वो हम आगे समझेंगे। अब लिंक समझने के लिए हम आएंगे बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट सबसे ऊपर है, तो जो नेट प्रॉफिट है उसमें जब हम लायबिलिटीज़ ऐड करेंगे, मतलब जो लायबिलिटीज़ हमने बताया कि वो आपके सोर्सेज ऑफ फंड्स है, वहाँ से आपको इन्फ्लोज हुए हैं कि जो आपके लायबिलिटीज़ बड़े हैं, फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है तो आपकी लायबिलिटी बड़ी है लेकिन फंड्स भी आपको आए हैं। तो जो लायबिलिटीज़ आपकी बड़ी है वो आपके प्रॉफिट में जब ऐड होंगे, इंक्लूडिंग द कैपिटल लायबिलिटी, जो आपने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा, वो भी अगर वो भी आपका कैश बढ़ाता है, तो जो प्रॉफिट है उसमें जो लायबिलिटीज़ ऐड होगी तो आपको मिलेगा ग्रॉस कैश फ्लो, और इसमें से जो माइनस होगा वो है आपके एसेट्स, जो एसेट्स इस साल बढ़े हैं। और नेट प्रॉफिट प्लस increase in liabilities for the current year less increase in assets for the current year will give you the net cash flow। अब ऐड क्या क्या होगा हम लोग जैसा समझ लेते हैं कि प्रॉफिट में ऐड होगा कि जो लोन्स आपके इस साल बढ़े हैं, जो डिपॉजिट्स आपने लिए हैं वो अगर पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़े हैं वो ऐड होगा। एडवांसेस जो कस्टमर से आपने लिए हैं वो अगर इस साल में बढ़े हैं पिछले साल के कंपैरिजन में तो वो ऐड होगा। वैसे ही क्रेडिटर्स बढ़े होंगे, ओवरड्राफ्ट्स आपके बड़े होंगे, वो सब ऐड होगा। फिर उसमें से माइनस क्या होगा, जो फिक्स एसेट्स आपने समझो कुछ खरीदे होंगे, कुछ फर्नीचर क्रिएट किया होगा, कुछ कंप्यूटर्स खरीदे होंगे, कुछ कार खरीदी होगी, या फिर इलेक्ट्रिकल कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे होंगे, या फिर सप्लायर्स को जो एडवांसेस आपने दिए हैं वो अगर बड़े होंगे, जो डेटर्स आपके हैं
जो मार्केट से आपको लेना है, उधारी आपने दी है, वो अगर बड़ी है तो वो आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है, स्टॉक्स आपके बड़े हैं तो वो एप्लीकेशन आपका फंड्स है। तो ये सब जब माइनस होगा तो आपको मिलेगा नेट कैश फ्लो। तो हम अगर फॉर्मूला अगर डिवाइस करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसा होगा, कैश फ्लो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन लायबिलिटीज इन द करंट ईयर लेस इंक्रीज इन एसेट्स इन द करंट ईयर। अभी यही अगर डिक्रीज होगा तो क्या मतलब, लायबिलिटी डिक्रीज हुई या एसेट्स डिक्रीज हुई, तो फॉर्मूला थोड़ा सा फर्क पड़ेगा कि नेट कैश फ्लो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट्स, फिर इसमें लेस डिक्रीज इन लायबिलिटीज इन द करंट ईयर प्लस डिक्रीज इन एसेट्स इन द करंट ईयर, अगर डिक्रीज हुआ है तो। और अगर रेगुलरली इंक्रीज हुआ है तो आपको पहले फॉर्मूला बता ही दिया कि नेट कैश फ्लो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंक्रीज इन लायबिलिटीज इन द करंट ईयर माइनस इंक्रीज इन एसेट्स इन द करंट ईयर। अभी तक हमने जो जाना है प्रॉफिट और कैश फ्लो के बारे में, इसी को लेके हमने एक मैट्रिक्स बनाया है। ये मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका बिजनेस कौन से क्वाड्रेंट में पड़ता है। तो आप अगर सामने देखेंगे तो ऊपर के जो 2 कॉलम्स हैं उसमें हमने पहले कॉलम में लिखा है कि बिजनेस में लॉस है और दूसरे में लिखा है कि प्रॉफिट है। वैसे ही अगर आप वर्टिकल जो रोज कॉलम्स है उसमें आप देखोगे पहला कॉलम में दिया है कि कैश फ्लो पॉजिटिव है और उसके नीचे जो रो है उसके अंदर दी हुई है कि कैश फ्लो नेगेटिव है। तो जब एक क्वाड्रेंट को मिक्स करेंगे तो क्वाड्रेंट पहले में क्या होगा कि कैश फ्लो पॉजिटिव है और बिजनेस में लॉस है। क्वाड्रेंट 2 में क्या होगा कि कैश फ्लो पॉजिटिव है और बिजनेस में प्रॉफिट है। क्वाड्रेंट 3 होगा कैश फ्लो नेगेटिव है पर बिजनेस लॉस में है। और चौथे में क्या होगा कि कैश फ्लो नेगेटिव है और बिजनेस प्रॉफिट में है। अब ये अलग अलग क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि कौन सा बिजनेस कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो बिजनेस किस टाइप का है, उसमें थ्रेट्स क्या है, उसमें प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए। तो आइए हम आते हैं पहले क्वाड्रेंट की तरफ कि जो क्वाड्रेंट का नाम है कैश फ्लो पॉजिटिव प्लस लॉस, ये वाला क्वाड्रेंट। अब कैश फ्लो पॉजिटिव कब होगा, जब हमने देखा है कि जब आपके लायबिलिटीज़ इंक्रीज हो रहे हैं या आपके एसेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, और इसके साथ जब वो जो कॉम्बिनेशन है कि आपका लॉस मेकिंग बिजनेस है, ये जब आपके लायबिलिटी इंक्रीज से जब कंबाइन होता है तो बड़ी रिस्की काइंड ऑफ सिचुएशन तैयार हो जाती है। अब ये सिचुएशन आती क्यों है, तो नॉर्मली कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप कम मार्जिन पे काम कर रहे हो, मे बी कोई इनिशियल सेल्स प्रमोशन के लिए काम कर रहे हो सकता है वो टेम्पररी हो, लेकिन अगर रेगुलरली ऐसा हो तो लॉन्ग टर्म में ये बहुत एक रिस्की सिचुएशन होती है। और दूसरी सिचुएशन ऐसे भी हो सकता है कि आपको जो सेल है आपका वो पूरा कैश में है और जो आपका बाइंग है वो क्रेडिट में है, इसलिए आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है कि आप जो माल परचेस कर रहे हो वो क्रेडिट में परचेस कर रहे हो, इसका आपके क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, लायबिलिटीज़ बढ़ रही है, इसलिए आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है। और मार्जिन्स कम है या फिर नेगेटिव मार्जिन्स है इसलिए भी लॉस है। या हो सकता है आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हो जिसमें आपको एडवांसेस मिलते हो लेकिन आपने वो कॉन्ट्रैक्ट एकदम लो मार्जिन पे लिया है, लॉस पे लिया है, तो आपको एडवांसेस तो मिले कस्टमर से लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा, तो भी आपका कैश फ्लो इनिशियली पॉजिटिव होता है। तो ये बड़ी रिस्की काइंड ऑफ सिचुएशन होती है क्योंकि आपको जब पैसा दिखता है बिजनेस में तो आप उसको कंफ्यूज कर जाते हो प्रॉफिट से। तो समझिए ऐसे सिचुएशंस में कि ये प्रॉफिट नहीं है, ये जो पैसा है ये आपको कभी ना कभी रिपे करना है, कभी ना कभी पे करना है। और एक सबसे ज़्यादा रिस्की सिचुएशन इसमें ऐसे आती है, कभी कभी कोई बिजनेसेस कोई स्कीम्स चलाते हैं जिसमें बहुत हाई रिटर्न्स आप लोगों को कमिट करते हो, और वो हाई रिटर्न्स कमिट करने की वजह से काफ़ी लोग आपके पास में डिपॉजिट्स रखते हैं, और वो डिपॉजिट्स को जो रिटर्न्स आप कमिट कर चुके हो वो रिटर्न्स आपके बिजनेस में आप अर्न नहीं कर सकते हो। उस वक्त क्या होता है कि जब तक जो डिपॉजिट्स देने वाले लोग हैं उनकी लाइन जब तक बड़ी है तब तक तो आपका खेल चल जाता है, लेकिन जैसे ही आपका लॉस मेकिंग इतना हो जाता है कि आपको रीपेमेंट में तकलीफ हो जाती है और नए डिपॉजिट्स आना अगर बंद हो जाता है तो फिर आपका डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये जो सिचुएशन है ओवरऑल कि कैश फ्लो पॉजिटिव लेकिन लॉस मेकिंग, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है। कभी ना कभी आपका बिजनेस डिफ़ॉल्ट करेगा और आपका रेपुटेशन परमानेंटली डैमेज होगा। कोई टेम्पररी कोई स्कीम के लिए है तब तो ठीक है कि आपने 2 महीने 3 महीने के लिए ऐसा कोई स्कीम चलाया हो जिसमें मार्जिन कम है और कैश फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर ऐसे सिचुएशन में जो फंड्स आपके पास में एक्सेस आते हैं उसको अच्छी तरह से आप यूज़ कीजिए। मे बी आप हमारा FD/OD का जो वीडियो है वो देखिए, उसमें किस तरह शॉर्ट टर्म फंड्स आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो उसका एक उदाहरण दिया हुआ है। और
दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि जो फंड्स है वो आप आपके क्रेडिटर्स जल्दी पे करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपको कुछ कैश डिस्काउंट मिल जाए। तो कैश फ्लो पॉजिटिव और लॉस मेकिंग ये थोड़ा रिस्की सिचुएशन है। इसमें आप आपका बिजनेस का फिजिबिलिटी टेस्ट कर लीजिए, लॉन्ग टर्म ये चलेगा कि नहीं चलेगा वो चेक कर लीजिए, क्योंकि ये हाई रिस्क सिचुएशन है। अब नेक्स्ट आते हैं हम क्वाड्रेंट 2 की तरफ। क्वाड्रेंट 2 ये एक्चुअली ड्रीम क्वाड्रेंट है कि जहाँ पे आपका कैश फ्लो पॉजिटिव है और प्रॉफिट्स भी है। ये सिचुएशन कब आती है? नॉर्मली ये सबका ड्रीम रहता है कि ऐसे क्वाड्रेंट में हमारा बिजनेस हो। तो ये बेस्ट बिजनेस मॉडल है। इसमें नॉर्मली जो पुरानी मोनोपोलीज़ है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी है, कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेटर्स बढ़ नहीं रहे हैं, मे बी एडवांसेस पे ही आप सप्लाई करते हो, तो उस टाइप का जो बिज़नेस होता है जिसमें आपका कोई निश है, मोनोपोली है, जिसमें कंपटीशन बहुत कम है अभी तो, और आप कुछ अलग प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट है, और जिसमें आपको कोई चैलेंज नहीं है। इनफैक्ट कोई प्रोफेशनल्स है, काफ़ी प्रोफेशनल्स का भी एक सिचुएशन बिजनेस मॉडल का इसी होता है कि जिसमें कैश फ्लो पॉजिटिव होता है और बिजनेस भी प्रॉफिट में होता है। लेकिन अभी ये सिचुएशन में रिस्क क्या है? ये सिचुएशन में ये इतना अच्छा बिजनेस मॉडल रहता है या इतना अच्छा बिजनेस रहता है कि कंपटीशन का बहुत ज़्यादा डर रहता है कि नए कोई ना कोई कॉम्पिटिटर कभी ना कभी ये बिज़नेस में आएंगे। आपको ये क्वाड्रेंट में जब रहते हो तो काफ़ी बार आप कस्टमर्स की सुनते नहीं हो, तो लिसन टू योर कस्टमर्स व्हेन यू आर इन दिस क्वाड्रेंट बिकॉज यू आर डूइंग वेरी गुड। और आपके जो फंड्स है ये आपको बहुत ही वाइजली मैनेज करने चाहिए, क्योंकि आपके पॉजिटिव कैश फ्लो है। ये फंड्स को एक तो आप आपके बिज़नेस के एक्सपांशन में आप लगा सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन में लगा सकते हो, लेकिन ये सब चीज़ें अगर हो चुकी है तो बहुत समझदारी से आपको ये पैसे मे बी कोई और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए, बहुत वाइजली आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सब प्रिकॉशंस इस क्वाड्रेंट के बिज़नेस को लेना चाहिए। अब हम आते हैं क्वाड्रेंट 3 की तरफ। क्वाड्रेंट 3 में कैश फ्लो नेगेटिव है और लॉस मेकिंग बिजनेस है। अब ये जो बिज़नेस मॉडल है ये काफ़ी न्यू जनरेशन बिज़नेस मॉडल है। इसमें जो नई कंपनी रहती है वो काफ़ी कैश बर्निंग करने की तैयारी रहती है, उसके डीप पॉकेट्स रहते हैं, फिर काफ़ी स्कीम चलाते हैं वो, या काफ़ी सेल्स प्रमोशन करते हैं, जिसकी वजह से उनका कैश फ्लो भी नेगेटिव होता है और लॉस भी बहुत होता है। अब ये कैश फ्लो नेगेटिव करने के लिए ऑब्वियसली उनको फंडिंग आता रहता है कहीं ना कहीं कैपिटल के माध्यम से, वेंचर कैपिटल से आता रहेगा, एंजल इन्वेस्टर से आता रहेगा, और लेकिन लॉस भी उसी प्रमाण में होता है। जैसे इनका जो फोकस होता है वो मेन कैपिटल गेंस की तरफ होता है, नॉट ऑन ऑपरेटिंग गेंस। उनका जो डेटा रहता है उसका वैल्यूएशन पे उनका फोकस रहता है, या बाकी कोई बेनिफिट्स के ऊपर उनका फोकस रहता है। कोई बड़ी कंपनी उनको परचेस कर लेगी, या ये आगे जाके बहुत मल्टी बैगर हो जाएगी, बहुत मल्टी इसका बिज़नेस बढ़ेगा, उस टाइप की ये बिज़नेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले अमेज़ॉन इसी कैटेगरी में था। अमेज़ॉन काफ़ी साल तक लॉस करता रहा और कैश फ्लो भी नेगेटिव थे, लेकिन आज अमेज़ॉन इज़ मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी। फिर उसके बाद में आज ज़ोमैटो की हम बात करते हैं, ये भी कैश फ्लो इनका नेगेटिव था। डिलीवरी ये भी नेगेटिव कैश फ्लो है, उबर है, ओला है, ये जो भी मॉडल्स है ये सब जो न्यू एज बिजनेस मॉडल्स है इसमें काफ़ी बार कैश फ्लो नेगेटिव होता है और बिजनेस भी लॉस में होता है। अभी इसमें प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? अभी इसमें प्रिकॉशन एक तो ये लेना चाहिए कि इसमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ही आप प्रीफर कीजिए जिसमें लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि ये बहुत रिस्की वेंचर होता है। इसमें टेक्नोलॉजी का थोड़ा भी चेंज अगर हो, आपकी कंपनी थोड़ा भी स्पीड में कम हो टेक्नोलॉजिकल स्पीड में, तो आप पीछे पड़ सकते हैं, क्योंकि लॉस ऑलरेडी आपने बेयर कर लिया है। और काफ़ी कंपनीज तो ऐसी ई कॉमर्स में जो काफ़ी सालों तक लॉस बेयर करती रही, यही उम्मीद में कि किसी ना किसी दिन उनको वैल्यूएशन अच्छा मिलेगा, लेकिन अचानक से मे भी कोई बड़ी कंपनी आ गई, अमेज़ॉन आ गई, इनका सबका लॉस वैसी के वैसी रहेगा, लॉस बढ़ते गया। अल्टीमेटली उनको शॉप्स क्लोज करने पड़े, सभी एंजल इन्वेस्टर्स का या वेंचर कैपिटलिस्ट का उसमें पैसा गया, वो प्रमोटर्स का पैसा उसमें गया। तो काफ़ी रिस्की है ये बिज़नेस मॉडल। इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम होता है, इसलिए इसमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है आपके आइडिया के ऊपर, तो इसमें कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ही आप रखिए। और इसमें नॉर्मली वो लोग होते हैं जो फर्स्ट या सेकंड एंट्रेंस होते हैं वो बिज़नेस में, और इसका सक्सेस और का चांसेस भी बहुत कम होते हैं, लेकिन सक्सेस बहुत स्टुपेंडस होता है अगर हुआ तो। अब हम आते हैं क्वाड्रेंट 4 की तरफ, जो बहुत कॉमन क्वाड्रेंट है। काफ़ी बिजनेसेस आपके हमारे इसी क्वाड्रेंट में फिक्स होते हैं, जिसमें होता है कैश फ्लो नेगेटिव लेकिन प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस में। ये क्वाड्रेंट में जब कैश फ्लो नेगेटिव हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? कैश फ्लो हमने देखा कि कैश फ्लो नेगेटिव कब होगा?
कैश फ्लो नेगेटिव तभी होगा जब आपके एसेट्स बढ़ रहे हो या आपके लायबिलिटीज़ कम हो रहे हो। तो आपके प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं लेकिन आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो हर बार एसेट्स बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका टर्नओवर बढ़ रहा है, आपका सेल्स अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं, लेकिन जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो पूरा में भी आपका स्टॉक में अगर इन्वेस्ट हो रहा है, तो पूरा अगर आपका डेटर्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो पूरा आपका अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो जैसे ही इसमें प्रिकॉशन आपको ये लेना चाहिए कि जैसे आप पहली बार किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आप पूरा वो बिजनेस का मॉडल टेस्ट करते हो, चेक करते हो, इसका आरओआई निकालते हो कि इसमें रिटर्न्स कैसे मिलेंगे मुझे, आगे जाके इसका ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। वैसे ही हर साल जो आपका नया जो प्रॉफिट आप क्रिएट करते हो वो भी अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है, और वो इन्वेस्ट हो रहा है इसीलिए आपका कैश फ्लो नेगेटिव है, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट हर साल आपका उसी बिजनेस में हो रहा है तो आपको फिर से हर साल में आपको चेक करना चाहिए कि इज इट गुड दैट आई इन्वेस्ट माय मनी अगेन इन द सेम बिजनेस, उसका आरओआई मेंटेन रहेगा क्या, नए इन्वेस्टमेंट में मुझे वो आरओआई मिलेगा क्या, वो ग्रोथ मिलेगा क्या, वो पोटेंशियल है क्या वो बिजनेस में। तो आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट आपने हमेशा चेक करता रहना चाहिए। अब और एक रीज़न इस क्वार्टर में आने का ये भी हो सकता है कि आपके प्रॉफिट मार्जिन तो अच्छे खासे हैं, लेकिन जो वारंट वो प्रॉफिट मार्जिन करते हैं उतना आपका कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है, मतलब कैश फ्लो उम्मीद से कम पॉजिटिव है। तो इसके रीज़न्स क्या होते हैं कि आपका जो डेटर्स है, स्टॉक है, वो तो बढ़ रहा है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपका कोई लीकेज है बिजनेस में, मे बी कोई फ्रॉड्स हो रहे होंगे या कोई साइफनिंग ऑफ फंड्स हो रहा होगा, वो भी आपको चेक करना चाहिए। या ये हो सकता है कि आपको सेल जो है तो आप बाय कैश में कर रहे हो और सेल आप क्रेडिट में कर रहे हो, ये काफ़ी कुछ हो सकता है कि आपका फिर आपको आपके क्रेडिटर्स से नेगोशिएट करना पड़ेगा कि आपको क्रेडिट लेना चाहिए। और ये सब चलते काफ़ी बार ये होता है कि आपके पास में फंड शॉर्टेज होता है, काफ़ी बिजनेसेस में प्रॉफिट होने के बावजूद फंड शॉर्टेज होता है। उसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि वो बिजनेसेस ये क्वार्टर में होते हैं। ऐसे वक्त में आप कभी कभी क्या करते हो कि फंड शॉर्टेज क्लियर करने के लिए आप बहुत हाई कॉस्ट पे फंड्स बोरो कर लेते हो। फिर दूसरा इसका रिस्क ये हो जाता है कि जो आपने डेटर्स एंड स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, और सपोज फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट आपका, कोई डिस्ट्रीब्यूशन आपका लाइन है और जिसमें आपके डेटर्स एंड स्टॉक बढ़ गए हैं, तो जब अगर वो प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आप बंद करोगे, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल कोई कंपनी का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है और कभी आपको अगर मोबाइल कंपनी का वो अगर डिस्ट्रीब्यूशन चला जाता है तो वो स्टॉक का आप क्या करोगे, वो डेटर्स का क्या करोगे, ये भी चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि आपके पास में प्लान बी क्या है उसके लिए। तो जब आपका बिजनेस इस लाइन में है कि जहाँ पे आपका प्रॉफिट कैश फ्लो नेगेटिव है या उतना पॉजिटिव नहीं है जितना प्रॉफिट पॉजिटिव है, तब आपको ये सब प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट फिजिबल है क्या, उस बिज़नेस में बार बार आप जो हर साल कर रहे हो वो फिजिबल है क्या, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, डेटर्स या जो स्टॉक है वो रियलाइजेबल है कि नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना प्लीज़ मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।